हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम संविधान में प्रस्तावना जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भारतीय संविधान का निर्माण वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रस्तावना किसी अधिनियम की रूपरेखा होती है। क्या होती है? रूपरेखा होती है। ठीक है, जिसके द्वारा उस अधिनियम के उद्देश्य तथा कार्यों को जाना जाता है। आई बात समझ? दोबारा बता देता हूं। उद्देश्य किसी अधिनियम की रूपरेखा होती है। ठीक है, जिसके द्वारा अधिनियम के उद्देश्य, नीति तथा कार्यों को जाना जाता है। आई बात समझ? लिख लो इसके बारे में एक बार। इसे प्रस्तावना उद्देश्य का भी बोल देते हैं। ठीक है, उद्देश्य का। एक सेकंड, क्या उद्देश्य? उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। किसे? प्रस्तावना को। मैं दोबारा बता दूं, प्रस्तावना 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 प्रत्येक अधिनियम की रूपरेखा है। क्या है? रूपरेखा है जिसके द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों नीतियों तथा कार्यों के बारे में जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ? मैंने क्या बोला? प्रस्तावना प्रत्येक अधिनियम की रूपरेखा है जिसके द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों, नीतियों तथा कार्यों के बारे में जाना जाता है। ठीक है, यह किसकी? प्रस्तावना की परिभाषा या उद्देशिका की परिभाषा। आई बात समझ में? अच्छा, चलो। अच्छा, उस जो उद्देश्य का है, ठीक है, भारत की जो उद्देश्य का है उसका स्रोत 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उससे होता है। ठीक है, स्रोत क्या है? भारतीय संविधान प्रस्तावना का 13 दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है। वहां से इसकी क्या है? स्रोत मिलता है। किसका? प्रस्तावना का, उद्देशिका का। देख लो पॉइंट। भारतीय उद्देशिका का स्रोत, भारतीय उद्देशिका का स्रोत जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव से है, ठीक है, जिसको स्वीकृति मिली कब, 22 जनवरी 1947 को, जिसे संविधान सभा द्वारा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है। ठीक है, क्या 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है। नोट करो भाई पहले से, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, नोट करो। अच्छा एक और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पूछ लेता है प्रस्तावना का आरंभ कहां से हुआ है, मतलब कैसे कैसे हुआ है। तो प्रस्तावना का प्रारंभ कैसे होता है, हम भारत के लोगों से। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे लिख लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, ठीक है, से हुई है। किससे, हम भारत के लोग से हुई है। ठीक है, कहां से, हम भारत के लोग, ठीक है, यहां से हुई है। यहां तक पहले नोट करो, फिर इसके बाद और डिटेल है उनको पढ़ेंगे। ठीक, पहले से नोट कर लो। करो नोट। हुआ नोट। हो गया, चलो देखो, भारतीय संविधान में भारत को संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक, नहीं सॉरी, मैं दोबारा बताता हूं। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया। ठीक है, ध्यान रखना, ये लाइन पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बताया प्रस्तावना में भारत को कैसा बताया गया, संप्रभु समाजवादी, ठीक है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ध्यान रखना कैसा, प्रस्तावना में
भारत को कैसा बताया गया? संप्रभु, प्रभु, समाजवादी, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, बहुत सी पंथ निरपेक्ष भी आ जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य, कैसा बताया? लोकतांत्रिक गणराज्य बताया। अच्छा, प्रस्तावना में भारतीय लोगों को दो प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती, सॉरी दो प्रकार की समानता दी जाती है। कितने? दो प्रकार की समानता। कितने प्रकार की? दो प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की, सॉरी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाती है, दो प्रकार की। ठीक है, प्रस्तावना में दो प्रकार की भारतीय लोगों की, भारतीय लोगों को दो प्रकार की समानता दी जाती है, दी गई है, जिसमें पहली क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की तीन प्रकार का न्याय दिया गया है। न्याय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। ठीक है, कैसा? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कितने प्रकार का न्याय दिया है? तीन प्रकार का। कौन सा? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी। किस कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, और एक आपका विचार हो गया, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, और आपका एक होगा विश्वास। कौन सा? विश्वास। विश्वास। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। अभिव्यक्ति मतलब समझ रहे हो? अभिव्यक्ति मतलब होती है अपनी इच्छाओं को प्रकट करना या अपनी इच्छाओं को बताना। ठीक है, पहले से नोट करो, इससे आगे फिर पढ़ेंगे। करो नोट। करो भाई नोट। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आपातकाल के दौरान उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और ये जो जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे जो जब आपातकाल चल रहा था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, कब? आपातकाल। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए जो क्या क्या है? समाजवाद, समाजवादी लिखो, समाजवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है, और हमारा अखंडता। ठीक है, कौन से जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब इसमें संशोधन के लिए कुछ केस हैं इंपोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। जैसे बेरूवारीवाद मतलब ये आया था 1960 में। इसमें बताया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये सिर्फ संविधान को जानने की एक कुंजी है। एक तरह से क्या होता है? संविधान को जानने की कुंजी है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। एनरी बेरूवारीवाद पूछ लेता है कि मतलब कौन से वाद में जो संविधान है वो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं बताया है। तो वो कौन सा? एनरी बेरूवारीवाद कब आया? 1960 में आया। ठीक, इसमें क्या बताया? देखो, इसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, यह क्या है? संविधान को जानने की कुंजी है, ध्यान रखना, यह संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। यह संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। आई बात समझ में? यह क्या है? संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है, नोट कर लो इसे। फिर इसके बाद बात आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें ये आता है 1973 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया। ठीक है, तो इसमें एक और बात थी क्या? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल जो ढांचा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पहले नोट करो, उसके बाद लिखेंगे इसको। ठीक है, नोट करो। हुआ? ठीक है, देखो, बाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती
बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या होता है, संविधान को, सॉरी, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देश्य को संविधान का भाग बताया है। ठीक है, क्या, संविधान का भाग बताया गया है। इसमें क्या था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में नहीं, ढांचे में नहीं। आई बात समझ में? मतलब इस बात में क्या बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ठीक है, ये बात है, सॉरी, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, परंतु, सॉरी, संविधान, दोबारा बताता हूं, ध्यान रखें दोबारा, कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। ठीक है, संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल जो ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये वाली बात इसमें कही गई थी। एक और केस आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें संविधान, जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा बताया है। ध्यान रखना, कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पंजाब राज्य, इसमें क्या होता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन एक पॉइंट देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा बताया वो था अनुच्छेद 32। ठीक है, ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 32 को क्या बताया? संविधान की आत्मा, यानी कि संवैधानिक उपचारों को क्या बताया? संविधान की आत्मा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को बताया है। संविधान उपचारों यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को बताया। ठीक है, यहां तक नोट कर लो और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
हो गया। तो अब कुछ शब्द हैं जैसे संप्रभु, मैंने बताया संप्रभु, समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखो पहला संप्रभु, प्रभु, संप्रभु क्या होता है? मतलब भारत, ठीक है, भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभुत्व नहीं है। मतलब भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, ठीक है, और बाहरी शक्ति का कोई भारत में प्रेशर नहीं। मतलब भारत अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है, ठीक है। आई बात है। मतलब संप्रभु मतलब वह जैसे बाहर के और आंतरिक निर्णय स्वयं ले सकता है, ठीक है। इस पर किसी अदर, जैसे ब्रिटिश भारत पे राज कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो क्या है? संप्रभु है, स्वतंत्र है, ठीक है। अच्छा, दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? मतलब समाजवाद का अर्थ होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। लिख लो, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। मतलब इसका ये है कि ऐसे मिश्र अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या होती है? एक तरह से यह इंडिकेट करती है, जो समाजवादी है, समाजवाद करता है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंडिकेट, कि मतलब जिसमें सरकार का आधिपत्य हो, ठीक है, सरकार का आधिपत्य हो, ठीक है, उस तरह की जिसमें जो भारतीय लोग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, या सॉरी अधिक से अधिक सेवा दी जाए, तो इस तरह की क्या बोलेंगे? समाजवाद बोलेंगे। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब यह मतलब भारत जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं। जैसे बहुत सी देख रहे हैं मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात बोलिए कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं करेगा, भाई हिंदू धर्म को कर रहा है या मुस्लिम धर्म को कर रहा है, ईसाई धर्म को कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है, भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? कि भारत का अध्यक्ष भारत की जनता द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत रूप से, ठीक है। भारत का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा, न कि वंशानुगत।
ठीक है, ना कि वंशानुगत। ठीक है, मतलब जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसे जनता चुनेगी। ठीक है, जनता चुनेगी। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र। अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। सॉरी, लोकतंत्र का, सॉरी, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन, द्वारा शासन। ठीक है, जनता द्वारा शासन मतलब जनता अपने अध्यक्ष को स्वयं चुनेगी, मतलब खुद चुनेगी। जनता द्वारा राष्ट्राध्यक्ष ठीक है। अब आते हैं गणतंत्र। भारत का राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा, निर्वाचित होगा। गणतंत्र मतलब जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो कैसा होगा, निर्वाचित होगा। निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रस्तावना। इससे आगे ना तो कुछ आएगा। ठीक है, इसी से आपके जितने प्रस्तावना वाले क्वेश्चन है पूरे बन जाएंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल भाग 1 से प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पहले 1, 2, 3 ऐसे भाग कल भाग, और जो कौन से भाग में क्या क्या है, ठीक है, इधर अनुसूचियां, ठीक है, ऐसे कुछ कल इसी चीज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।